Friends, today is the numerical session. What about we have read earlier? The first question is a polythene piece rubbed with a wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. The first part is estimate the number of electrons transferred from which to which, and the second one is there a transfer of mass from wool to polythene. ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन पहले तो आप ये देखो, जो पॉलीथीन है उसको रब किया जा रहा है वुल के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन ही आप देख सकते हो, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद अ वुल इज फाउंड टू हैव अ निगेटिवली चार्ज ऑफ 3 into 10 power minus 7। मीन्स पॉलीथीन जो है वो क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। पॉलीथीन अगर निगेटिवली चार्ज हो गई इट मीन्स इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे इसमें। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच का आंसर आप लिख सकते हो पॉलीथीन इज निगेटिवली चार्ज। ठीक है, और इस पे जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है, तो माइनस 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, और इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ वुल में जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है वुल में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज़ क्लियर। आपको इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड करने हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप फार्मूला जो यूज़ करोगे वो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करोगे। मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होंगे तो वो मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके होंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज़ करेंगे, क्यू इक्वल टू एन ई। क्यू की वैल्यू आपको पता है 3 into 10 to the power minus 7। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और ई आपको गिवन है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मीन ई मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज है। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, तो 3 into 10 power minus 7 अपॉन 1.6 into 10 power minus 19, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 into 10 power 12। तो यहाँ से n की वैल्यू हो गई 2 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये क्लियर हो गया। सेकेंड, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन? तो इसका आंसर है येस। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मास। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में मास है तो मास भी ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि सपोज़ आप हो, आपका वेट 50 kg है, तो आप अगर इधर से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाओगे तो आपका मास भी तो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से इधर पुल से पॉलीथीन में जा रहे हैं तो पॉलीथीन में भी मास ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9 into 10 power minus 31 kg होता है। तो टोटल मास गेटिंग ट्रांसफर्ड, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 into 10 to power 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए थे मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 9 into 10 power minus 31। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.8 into 10 power minus 18 kg। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, the second question is the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको गिवन है ये सब। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। सेकंड, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने दो चार्जेस प्लेस किए हुए हैं, Q1 प्लस Q1 है और दूसरा माइनस Q2 है, और इसमें इनके बीच की जो सेपरेशन है वो स्मॉल r है। Q1 Q2 जहाँ पे है वहीं पे दो स्फीयर ही आप एज्यूम कर सकते हैं, वहाँ पे दो स्फीयर प्लेस्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्फीयर, एक स्फीयर यहाँ पे है और एक स्फीयर यहाँ पे है, इनके बीच की सेपरेशन r है। तो अगर ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है, तो Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये Q2 की तरफ जाएगा, तो इस पर F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? Q2 की तरफ होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये Q2 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो F12 की जो वैल्यू गिवन है इसमें 0.2n गिवन है।
ठीक है, और चार्ज की वैल्यूज़ आपको दे दी है, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला वही कूलॉम्स लॉ यूज़ करेंगे, आर फाइंड करना है, तो F12 हो जाएगा K Q1Q2/r²। तो यहाँ से आपको आर फाइंड करना है, तो R² हो जाएगा F12 सॉरी K Q1Q2/F12। ठीक है, तो यहाँ से F की वैल्यू आपको K की वैल्यू गिवन है 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू 0.4 × 10⁻6, Q2 की वैल्यू है 0.8 × 10⁻6 F12 0.2। ठीक, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे चार्जेस आपको भले ही निगेटिव दिया है, तो मैंने आपको यही बताया था कि उसमें निगेटिव साइन अभी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर में जो भी डायरेक्शन जो आएगी, डायरेक्शन से ही उसका साइन रिलेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे किसी भी वैल्यू में आपको निगेटिव साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी वैल्यू है वो एज इट इज़ आप लिखिए। ठीक है, क्योंकि फोर्स के हम डायरेक्शन बता रहे हैं यहाँ पे, और निगेटिव का मतलब सिर्फ वो डायरेक्शन ही को शो करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चार्ज की निगेटिव वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, तो R आपका आ जाएगा 0.12 मीटर। ठीक, अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑन टू द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एग्रीज विद कूलॉम्स लॉ इज एग्रीज विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो जो भी न्यूटन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स जितना फोर्स Q1 जो है वो Q2 पे लगाएगा या Q2 Q1 पे लगाएगा, उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा या Q1 Q2 पे लगाएगा। मतलब दोनों फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो इक्वल होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इस वाले में देख लो आप, तो जब Q2 पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, मीन्स तो ये जो आपका लगेगा ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये बेसिकली आपका जो हो जाएगा, ये आपका जो है F12 इक्वल होगा माइनस ऑफ F21 के। ठीक है, R क्योंकि सेम है, Q1 Q2 भी सेम है, तो फोर्स भी सेम ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला भी वही है, हर चीज़ सेम है। तो यहाँ पे F21 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.2 न्यूटन। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। F12 की जो डायरेक्शन होगी उसकी F21 की जो डायरेक्शन है वो उसकी निगेटिव होगी। क्लियर, हमारे सामने दोनों चीज़ आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्लियर नहीं है क्या ये, चलो चीज़ समझ में आ रहा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल charge is 3.7 into 10⁻⁹ Newton. When they are separated by a distance of 5 angstrom, how many electrons are missing from each ion? ठीक है, तो आपको इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो R जो इनका सेपरेशन है, चार्ज दोनों का सेम है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, प्लस क्यू इक्वल चार्ज भी है, इक्वल चार्ज भी इक्वल है। ठीक है, चार्ज भी इक्वल है, डिस्टेंस भी आपको गिवन है, फोर्स आपको गिवन है 3.7 इंटू 10⁻⁹, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है। तो आप यहाँ से फोर्स को कैलकुलेट करोगे, फोर्स की वैल्यू आपका वही कूलॉम्स लॉ से आएगी। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/R²। तो Q1 Q2 ये Q आप पुट कर दोगे, तो यहाँ से Q² इक्वल टू FR²/K हो जाएगा। F की वैल्यू आपको गिवन है 3.7 इंटू 10⁻⁹। R² भी आपको गिवन है 5 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10, तो 5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 5 इंटू 10⁻10 मीटर। R² मीन्स 5 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर अपॉन K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, तो यहाँ से Q की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। Q की वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10⁻19 कूलॉम। अब फिर से वही फार्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन Q आपको पता है, तो आप Q इक्वल टू एनी यूज़ करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हो। तो N इक्वल टू हो जाएगा Q/E। तो वही फिर से
क्यू की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻19 अपॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आपके ज़रूर आता है। ठीक है, तो 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e units are separated by a distance small a, where should a third point charge be placed for it to be in equilibrium? मीन्स देखिए ऐसा है, इसमें ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस, एक प्लस 4e है, दूसरा प्लस e है, वो एक दूसरे से a डिस्टेंस पर सेपरेट हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट चार्ज प्लस q कहाँ पे प्लेस करें कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर आपने उसको जहाँ प्लेस कर दिया फिर वो इधर उधर मूव ना करे। मूव क्यों नहीं करेगा, ऐसे समझिएगा, प्लस 4e की वजह से, देखिए जैसे पॉइंट P पे हमने प्लस q चार्ज को प्लेस किया, तो प्लस 4e की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और प्लस 4e भी पॉजिटिव, तो प्लस 4e को क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करने का मतलब इसको दूसरी तरफ ले जाएगा, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग। ऐसे ही जो स्मॉल ई वाला चार्ज है वो भी इसको क्या करेगा, वो भी इसको दूसरी तरफ ले जाएगा। ठीक है, इस तरफ ले जाएगा, मीन्स दोनों इसको, एक इसको इस तरफ, दूसरा इसको अपोजिट एंड में ले जाएंगे, यानी कुल मिला के ये बैलेंस रहेगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग कंडीशन है, बात समझ में आ रही। ठीक, तो हमने इस चार्ज को, अच्छा हमेशा एक चीज़ और याद रखना, हमेशा बड़े वाले चार्ज की साइड में ही आपको एक्स मानना है। ठीक है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, बड़े वाले चार्ज जैसे कि प्लस 4e तो बड़ा चार्ज है, वो प्लस e है तो वो छोटा चार्ज है, तो आप प्लस 4e से ही डिस्टेंस मेजर करोगे x। ठीक है, तो दूसरे वाले से a माइनस एक्स अपने आप ही हो जाएगा। तो हमेशा आपको जो डिस्टेंस मेजर करनी, क्योंकि जब भी ये बैलेंसिंग होगा तो बैलेंसिंग हमेशा बड़े वाले चार्ज के एंड से ही होगा, छोटे वाले से बैलेंसिंग देखो नहीं होती। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। ठीक, तो प्लस 4e से आप x मानोगे, x डिस्टेंस लोगे और वो स्मॉल q के साइड, स्मॉल q को हमने x डिस्टेंस लिया है बड़े वाले चार्ज प्लस 4e से। ये हर एक क्वेश्चन के लिए जनरलाइज फार्मूला है, हमेशा मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पे गिवन हो, अगर जो भी आप बड़ा चार्ज देखो तो बड़े चार्ज के ही साइड से आपको x डिस्टेंस माननी है। ये इसका जो है प्योर मेथड है। ठीक है, श्योर शॉर्ट मेथड है। ठीक, तो प्लस 4e से x डिस्टेंस पे हमने q ले लिया। ठीक, और तो इस प्लस ई से इसकी डिस्टेंस a माइनस एक्स हो गई। ठीक, अब देखो फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू प्लस 4e, तो मैंने आपको बताया था इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, तो ये फोर्स होगा F1 की वैल्यू आ जाएगी k। F1 के लिए फार्मूला वही फिर से कूलॉम्स लॉ, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे k इंटू Q1 क्या है, Q1 की जगह आपने सपोज Q रख दिया, Q2 की जगह क्या रखोगे 4e अपॉन आर स्क्वायर, x माना था तो x स्क्वायर हो गया। ऐसे ही फोर्स ऑन Q ड्यू टू प्लस ई, इसकी वजह से फोर्स जो है दूसरी डायरेक्शन में लगेगा, तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू ई अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया, बात समझ में आ गई है ना, के इंटू स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल ई अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गई F2 की वैल्यू। अब इक्विलिब्रियम में रहना, इक्विलिब्रियम में चीज़ कब होती है, जब दोनों तरफ से फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो दोनों फोर्स से इक्वल एंड अपोजिट यानी इक्वल भी हो अपोजिट भी हो, तो दोनों फोर्स आपको अपोजिट दिख रहे हैं। अब आप इनको इक्वल कर दीजिए, F1 इक्वल टू F2 कर दीजिए, तो के क्यू इंटू 4e अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू इंटू ई अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, तो 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, इसका अंडर रूट ले लो, तो 2 इंटू ए माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से 2a प्लस 2x, और ये x उधर जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, x इक्वल टू 2/3a आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर आ गया, यानी कि प्लस 4e से इसका जो आंसर होगा, प्लस 4e से 2/3a डिस्टेंस पे इसको अगर प्लेस किया जाए तो चार्ज जो है ये बैलेंस रहेगा। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो let a charge q, capital Q, on a body be divided into two charged bodies, and these bodies thereafter are kept at a certain distance from each other. Show that the force between bodies is maximum if q upon capital Q upon small q is equal to 2। ठीक है, एक किसी बॉडी में चार्ज था, ठीक है, लेटर चार्ज q ऑन अ बॉडी बी डिवाइडेड इनटू टू चार्ज बॉडीज। ठीक है, मतलब कि एक कोई बड़ी बॉडी है, उसको डिवाइड करके रख दिया गया है, उनको डिवाइड करके अलग अलग एक कोई सर्टेन डिस्टेंस में रख दिया गया है। अब उनके बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा इफ़ कैपिटल Q अपॉन Q इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप मान सकते हैं एक में अगर चार्ज Q है, स्मॉल q है, तो दूसरे में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q माइनस Q, मतलब कैपिटल Q माइनस Q, क्योंकि कैपिटल Q चार्ज को डिवाइड किया गया है और उनके बीच की सेपरेशन R हमने ले ली है। ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, वही कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकालेंगे, F इक्वल टू K इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स को क्या होना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा फोर्स मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट हमें किसको करना है, फोर्स को करना है, तो हम F को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल q के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल Q है वो आपका कांस्टेंट है। ठीक, स्मॉल q को करेंगे क्योंकि यही चेंज है। ठीक, तो dF अपॉन डी क्यू फाइंड करेंगे, तो इसका F इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू, मैंने ये लिख रखा है, के इंटू स्मॉल q कैपिटल Q माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, dF इक्वल टू के इंटू कैपिटल Q कांस्टेंट है, स्मॉल q का हो गया डी क्यू, माइनस क्यू स्क्वायर का हो जाएगा टू क्यू इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से डी क्यू कॉमन आ जाएगा, डी एफ अपॉन डी क्यू हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा, के कॉमन ले लीजिए, तो कैपिटल Q माइनस टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब टू फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, तो डी एफ अपॉन डी क्यू इक्वल टू क्या कर दोगे, 0। तो डी एफ अपॉन डी क्यू की 0 जब वैल्यू आप पुट कर दोगे, तो के अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू माइनस टू क्यू बराबर 0। तो इस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/2। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल Q/2। अब टू चेक इफ एफ इज़ मैक्स और नॉट, अगर एफ को मैक्स है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करोगे, इसका डबल डिफ्रेंशिएट कर दोगे, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो डी स्क्वायर एफ अपॉन डी क्यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर। क्यू कांस्टेंट है तो कैपिटल क्यू हो जाएगा 0, तो ये माइनस टू क्यू लिखा हुआ है, तो ये स्मॉल क्यू तो आप एज अ मतलब वो आपका स्मॉल क्यू जो है ये 1 हो जाएगा और ये माइनस टू बचेगा यहाँ पे। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो निगेटिव आ गई। तो इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आ गई, इट मीन्स क्या हो रहा है, एफ जो है, कैपिटल एफ क्या है, वो मैक्सिमम है। और किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, क्यू इक्वल टू Q/2 पे। ठीक है, या कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। लास्ट क्वेश्चन, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज of 1 microcoulomb held at P due to two charges plus 2 into 10 power minus 8 coulomb and minus 10 into 10 power minus 8 coulomb, minus 10 to the power minus 8 coulomb at A and B respectively, given AP is equal to 10 cm, BP is equal to 5 cm, कोण angle APB is equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो आप देखो ये डायग्राम है, पॉइंट ए पर 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 प्लेस्ड है, कूलॉम प्लेस्ड है, बी पर माइनस 8 इंटू माइनस 10 इंटू 10 पावर माइनस 10 टू द पावर 8 कूलॉम प्लेस्ड है। एक पी पॉइंट लिया गया है, उस पर प्लस 1 माइक्रो कूलॉम रखा गया है। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस ए पी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और बी पी जो है आपका वो 5 सेंटीमीटर है। तो प्लस 1 माइक्रो कूलॉम पर, ठीक है, तो फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 माइक्रोकूलॉम P पर प्लेस्ड है, 1 माइक्रोकूलॉम, इस पर जो A की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन F1 होगी।
उसकी डायरेक्शन F1 होगी। नहीं समझ में आ रही बात? इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन F1 होगी। मैंने क्या बोला था, दो कुलॉम्स लॉ यही है कि जो फोर्स लगेगा वो दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा, ठीक है, सॉरी, जो उन दोनों पे चार्जेस पे लगेगा, और जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो AP की जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, मतलब वही अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो आपका F1 हो जाएगा। ठीक, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू QA, A पॉइंट वाला चार्ज इंटू QB। यहाँ QB नहीं होगा, ये QP है। इसको आप सॉरी, इसको QP कर लेना, ठीक है। ये आपका बेसिकली QP है, ठीक है। ये B नहीं है, ये ओके, ये B नहीं है, ये QP, क्योंकि हम P पॉइंट वाला चार्ज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे QP है, तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, वो बाई मिस्टेक हो गया, इंटू QA की वैल्यू 2 इंटू 10⁻8 कूलॉम है, इंटू QP की जो वैल्यू है 1 इंटू 10⁻6 है, अपॉन AP स्क्वायर, ठीक है। तो ये R है, तो R की वैल्यू 10 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका F1 की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 10⁻3 न्यूटन अलॉन्ग PN का मतलब इसी डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि हम P पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस बात समझिएगा, P पॉइंट पे हमको निकालना है, तो P पॉइंट किधर जाएगा, P पॉइंट इधर ही तो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ये आपका ये हो गया। अब बात करते हैं फोर्स ऑन P ड्यू टू B, फोर्स ऑन P ड्यू टू B। अब देखो, जो B पॉइंट है वो निगेटिव है, और P क्या है, P पॉजिटिव है, P पॉजिटिव है, तो B जब इस पर फोर्स लगाएगा तो P किधर जाएगा, P जो है आपका B की तरफ ही तो जाएगा, P किधर जाएगा, P आपका B की तरफ तो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी वही फार्मूला, F2 इक्वल टू K QB इंटू QP अपॉन BP स्क्वायर, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन है आपकी वो अलोंग PB हो जाएगा, ठीक है, F2 अलोंग PB हो जाएगा। अब देख लो, इसकी जो एंगल जो बन रहा है F1 F2 के बीच में, वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोगों को रिजल्ट एंगल BPN इक्वल टू 90 डिग्री, तो वी कैन फाइंड F नेट बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन में आपको फार्मूला आपको पता ही है, अगर इफ two vectors are inclined at an angle theta, then the resultant vector will be r square equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. If theta is equal to 90 degrees, then cos 90 is equal to 0, cos 90 is 0, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहीं से एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू पता है आपको, F2 की वैल्यू पता है, सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ नेट इक्वल टू आ जाएगा 4.04 इंटू 4.024 इंटू 10⁻2 न्यूटन, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट है, ये इसका रिजल्टेंट है, ओके, थैंक यू।